बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं ताकि उससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके जो आपकी कृषि को उन्नत करें। इसी लिहाज से आज के इस कार्यक्रम में भी कुछ खास विषय हम लेकर आए हैं जिस बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही आप भी टोल फ्री नंबर के जरिए या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए अपने सवाल इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम किन विषयों पर बातचीत करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा प्राकृतिक खेती। साथ ही आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि टीवी की आवाज़ बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए भी अगर आप अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजने के साथ साथ ये ज़रूर ध्यान रखें कि अपना नाम और स्थान भी ज़रूर लिखें। बहरहाल हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अविनाश कुमार राय। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। साथ ही इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज खन्ना। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र IARI पूसा नई दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो बातचीत की शुरुआत करेंगे और प्राकृतिक खेती के बारे में आइए सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में इस वक्त प्राकृतिक खेती पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो डॉक्टर अविनाश हमें समझाएं कि क्या ज़रूरत है प्राकृतिक खेती की और क्यों ये आज समय की मांग की तरह ये बनता जा रहा है। जी, प्राकृतिक खेती पे जाने से पहले मैं सबसे पहले अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी जनसंख्या है और मिट्टी है, मैं इस दो चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा। बढ़ती हुई जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 2050 तक 9.7 अरब के करीब पहुंच जाएगी। और अगर हम भारत की बात करते हैं अपने देश की तो 1.7 अरब के करीब पहुंच जाएगी 2050 तक। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना और खाद्यान्न का प्रोडक्शन कराना निश्चित एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार हम तभी कर पाएंगे जब हम प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जब हम प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ेंगे तभी हम अपने मिट्टी के स्वास्थ्य को सही रख पाएंगे। मिट्टी के फिजिकल, बायोलॉजिकल, भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों गुणों को हम अच्छा कर पाएंगे। हम अपने निजी स्वार्थ के लिए और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो हम रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं अपने खेत में, उससे हमारी मिट्टी कहीं ना कहीं बंजर की स्थिति में बढ़ रही है। हम अपनी मातृभूमि और मिट्टी से जितना प्राप्त कर रहे हैं उतना उसको दे नहीं रहे हैं। तो आज हमारी भारत सरकार भी अगर प्राकृतिक खेती की तरफ जोर दे रही है। सबसे पहले हम बताते हैं प्राकृतिक खेती है क्या। प्राकृतिक खेती कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम बाहरी रासायनिक पदार्थों का उपयोग न करते हुए केवल हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो चीजें हैं उसको हम खेतों में डालते हैं। बाहर से कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करते, उसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। आज की जरूरत है प्राकृतिक खेती, क्योंकि जो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज है, हमारा प्रोडक्शन है, किसानों का स्वास्थ्य है, चाहे किसानों की समृद्धि है, उसके लिए प्राकृतिक खेती बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो आपने बताया कि किस तरह से प्राकृतिक खेती जो है उसकी काफी जरूरत है आज के समय में। किस तरह से प्राकृतिक खेती की जाए इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती भी कहते हैं। इस तरह की खेती मिट्टी के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी जरूरी है। इसमें सिर्फ प्राकृतिक आदानों का उपयोग ही किया जाता है। प्राकृतिक खेती में देशी गाय को मूल आधार माना जाता है। दरअसल देशी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देशी गाय के गोबर और मूत्र की महक देशी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। बता दें कि सरकार भी प्राकृतिक खेती को खूब बढ़ावा दे रही है। प्राकृतिक खेती के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 1 करोड़ किसानों को 3 साल में जोड़ने का लक्ष्य भी है। अधिक किसानों को शामिल करने और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने देश भर में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP को बढ़ाकर प्राकृतिक खेती पर प्राकृतिक मिशन NMNF तैयार किया है। NMNF अगले 4 वर्षों में 15,000 क्लस्टर विकसित करके 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा। जीवामृत, घना जीवामृत, नीमास्त्र आदि जैसे जैव संसाधनों तक आसान पहुंच बनाने के लिए सरकार का इरादा 15,000 भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र BRC स्थापित करने का है। जी हाँ, तो प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई ये थी खास रिपोर्ट। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि प्राकृतिक खेती के लिहाज से भी हमने बात की और किस तरह से जो कृषि है वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन इस क्रम में किसानों को भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न हो बल्कि संरक्षण हो। पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसकी उपयोगिता के बारे में जानना चाहेंगे, ऐसे परिदृश्य में जबकि जल संकट काफी गहराता जा रहा है। आपने बड़ा उचित विषय लिया है। ये जल जो कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब करीब करीब हमारे देश में जो स्वच्छ पानी मिलता है उसका करीब 80 से 85% कृषि के लिए उपयोग में आता है। उस संसाधन को हमें बचाकर और कम पानी से अधिक उत्पादन का लक्ष्य रखते हुए ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया गया था। ये 2015 में लागू की गई और इसके मुख्य लक्ष्य थे कि कम पानी से अधिक उत्पादन, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि बूंद बूंद से अधिक उत्पादन लें। और दूसरा इसका लक्ष्य था हर खेत को पानी। अभी हम लोग बहुत सारे अपने जो प्राकृतिक संसाधन है, खासकर जल है, जो हम बहुत ही अपने सिंचाई में उसको खेत तक ले जाने में और सिंचाई करने में काफ़ी उसका नुकसान कर देते हैं, यानी कि उसकी दक्षता बहुत कम है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि स्रोत से खेत तक पानी ले जाने में ही हम 20 से 30% पानी जमीन में बर्बाद कर देते हैं, यानी कि खेत तक पानी पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही 20 से 30% पानी बर्बाद हो गया। ऐसे ही हम अधिक पानी इस्तेमाल करके किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादा पानी से ज़्यादा उत्पादन नहीं आएगा, बल्कि हमें जितना पानी चाहिए उतना ही पानी दें तो हमारा अधिक उत्पादन होगा। तो इस सिंचाई योजना का मुख्य लक्ष्य यही है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और हर खेत को पानी, हमारे जल को संरक्षित करें, संचयन करें और उसको उचित उपयोग करें। यह हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य है। बिल्कुल, तो इस लक्ष्य के बारे में आपने बताया और ये योजना किस तरह से काम करती है, किसान कैसे इस योजना से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में आज के इस कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। खेती के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है और सरकार इस ओर काफी ध्यान दे रही है। सरकार का मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1 जुलाई सन 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक हैं। पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP। दूसरा घटक है हर खेत को पानी। तीसरा घटक प्रति बूंद अधिक फसल सिंचाई योजना है और चौथा घटक है पनधारा विकास। इसमें पानी के परंपरागत तालाबों का नवीनीकरण किया जाता है। योजना का फायदा लेने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही कृषि सलाहकार या कृषि पर्यवेक्षक के पास जाकर सब्सिडी का फॉर्म भरना होता है। फिर ये फॉर्म जिला कृषि विभाग में जमा होता है। आप चाहें तो सब्सिडी का फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागज, जमीन की जमाबंदी, बैंक अकाउंट, पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। ज्यादा जानकारी के लिए जिला या ब्लॉक के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर अविनाश आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती के बारे में आपने हमें बताया कि किस तरह से जो प्राकृतिक खेती है वो खेती की एक खास विधि है और ये किस तरह से काम करती है। इसके पीछे का जो मुख्य सिद्धांत है मैं चाहूँगी कि उस पर भी आप ज़रा प्रकाश डालें। जी, प्राकृतिक खेती के मुख्यतः 4 सिद्धांत हैं। पहले तो प्राकृतिक खेती में हमको कोई जुताई नहीं करनी है। दूसरा, इसमें कोई रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है बाहर से। और तीसरी जो प्राकृतिक खेती की बात है उसमें हमको कोई भी केमिकल या बाहरी रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो देशी गाय है। तो एक देशी गाय के गोबर में लगभग 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं और इतने जीवाणु पाए जाते हैं कि हमारी मिट्टी जो बंजर होती जा रही है उसके ये स्वास्थ्य में सुधार करती है। दूसरा जो है सूक्ष्म जलवायु। अगर हम सूक्ष्म जलवायु की बात करें तो मिट्टी में सूक्ष्म जलवायु का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी में सूक्ष्म जलवायु का निर्माण तभी होगा जब हम मिट्टी को आच्छादित करेंगे। और आच्छादित करने से क्या होता है कि हमारे मिट्टी में जो नमी होती है वो मेंटेन रहती है, तो सूक्ष्म जीवाणु का निर्माण होता है। और जो हमारे देसी केचुए हैं वो भूमि की ऊपरी सतह पर आते हैं और भूमि की ऊपरी सतह पर आकर खेतों की एक प्राकृतिक जुताई करते हैं जिससे हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य सुधार होता है। तीसरी जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है वो हमारा आच्छादन है। आच्छादन भी सेम वापसा की तरह है। आच्छादन में भी हम भूमि के ऊपरी सतह को आच्छादित करते हैं अवशेषों से, फसल के अवशेषों से, जिससे नमी को मेंटेन रहती है। नमी मेंटेन रहती है तो हमारा निश्चित रूप से प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन बढ़ता है तो निश्चित रूप से किसान कहीं ना कहीं से लाभान्वित होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये मुख्य सिद्धांत है प्राकृतिक खेती के और इसके तहत खेती किस तरह से करें इस पर बातचीत करेंगे आगे। लेकिन आइए डॉक्टर मनोज आपसे इस बीच जान लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, चूँकि पानी की बचत करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि पानी की आवश्यकता तो होती ही है अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए। तो इन क्षेत्रों में जहां पर पानी की उपलब्धता कम है वहां पर किस तरह से ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है? खासकर मुख्य वो क्षेत्र जो वर्षा सिंचित क्षेत्र हैं यानी कि रेनफेड एरिया हैं, वहाँ पर हमें किसी भी तरह से जब भी मानसून की वर्षा हो हमें जल का संचयन करना है, संरक्षण करना है और उसको कहीं अपने पास के तालाबों में, चाहे अपने खेतों में मेड़ बनाकर, मेड़ पक्की बनाकर उसका जितना भी बारिश का आ रही है उसको किसी तरह भी हर खेत को अपना गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और इस तरह की योजना चलानी है कि हम अपने ही जितना भी बारिश हो उसका हम संचयन कर सकें। वो हम संचयन तालाब बना के भी कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में भी तालाब बना सकते हैं। सामुदायिक रूप से यानी कि आप अपने गांव में, जैसे हम गांव में देखते थे कि हमारे यहाँ तालाब हैं, उनका पुनर्जीवन भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उनको भी बनाकर चाहे आप अपने रूप से या सामुदायिक रूप से इस तालाबों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत कर सकते हैं। इसमें न केवल आपको आर्थिक अनुदान मिलता है, तकनीकी ज्ञान मिलता है इस योजना के अंतर्गत,
जब भी आपको इस योजना का लाभ लेना हो तो अपने जिला के कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से तुरंत संपर्क करें कि अगर आप अपने क्षेत्र में सोचते हैं कि हम वर्षा का जल को संचयन करके इकट्ठा कर लें और वो पानी हमारे दूसरे मौसम में और ज़्यादा समय में खेती के काम आएगा, उसके लिए अगर आपको अपने घर में या अपने खेत में तालाब बनाना है या सामुदायिक रूप से सारे किसान मिलके एक अपने क्षेत्र में तालाब बनाना है, उन सभी क्षेत्रों में आपको, चाहे आपका पहाड़ी क्षेत्र हो, उसकी योजना का नियम अलग हैं, उसमें भी हमें आर्थिक सहायता, आर्थिक अनुदान दोनों मिलते हैं। न केवल केंद्र सरकार इसमें अनुदान देती है बल्कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसमें आर्थिक सहायता और अनुदान देती है। बिल्कुल। तो योजना का लाभ किस तरह से ले सकते हैं, इस पर कुछ जानकारियां आपको मिली और भी विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। इस बीच व्हाट्सएप के जरिए हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, उन्हें शामिल करते हैं। विशाल जी ने सवाल भेजा है जयपुर से और वो जानना चाहते हैं कि जीवामृत कैसे तैयार करें। तो डॉक्टर अविनाश बताएं, जीवामृत, मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में भी हमें बताएं कि ये जो जीवामृत है वो क्यों ज़रूरी होता है। जी, जीवामृत सबसे पहले तो कैसे तैयार किया जाता है मैं अपने किसान भाइयों को बताता हूँ। देशी गाय का जो गोबर है वो 10 किलोग्राम ले लीजिए, देशी गाय का गोमूत्र है वो भी 10 लीटर ले लीजिए, और जो पेड़ के नीचे की हमारी मिट्टी है उसको 2 केजी ले लीजिए, 180 लीटर पानी ले लीजिए, और बेसन 2 केजी ले लीजिए और गुड़ 2 केजी ले लीजिए। इस मटेरियल को एक बड़े ड्रम में इकट्ठा कर लीजिए, और इकट्ठा करने के बाद उसको घड़ी के सुई की दिशा में आप उसको एक लकड़ी के डंडे की सहायता से उसको चलाइए। लगभग 2 से 3 दिन तक आप उसको चलाइए और उसको अंधेरे बंद कमरे में उसको बोरे से ढक कर रख दीजिए। लगभग 3 से 4 दिन में ये तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जीवामृत का उपयोग जो हमको करना है वो अपने खेतों में हमको 200 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करना है। वह आप महीने में 2 बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी कर सकते हैं। तो जीवामृत की अगर हम बात कर रहे हैं तो जीवामृत हमारे लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जीवामृत को खेत में डालने से हमारी खेत की जो मिट्टी है उसमें जो हमारे माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीवों की संख्या है वो कई लाख गुना बढ़ जाते हैं। और जब सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है तो हमारे खेत में कहीं ना कहीं प्राकृतिक विधि द्वारा उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है, उसकी एरेशन कैपेसिटी बढ़ती है, उसका स्ट्रक्चर और टेक्सचर बढ़ता है। तो इसलिए ये प्राकृतिक खेती और जीवामृत बहुत जरूरी है किसान। बिल्कुल। तो विशाल जी, जाना आपने कि जीवामृत कैसे तैयार कर सकते हैं, साथ ही इसकी क्या उपयोगिता है। इसी तरह से प्राकृतिक खेती और साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में हमारी बातचीत कार्यक्रम में जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती और साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। इन विषयों के बारे में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बातचीत को यहाँ पर जारी रखते हुए डॉक्टर मनोज आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम सिंचाई पद्धतियों की बात करते हैं तो मैक्रो इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन की बात आती है, तो क्या है अंतर इन दोनों पद्धतियों में और क्या क्या तत्व इनके अंदर आते हैं? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक मुख्य लक्ष्य है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PDMC, यानी कि एक एक बूंद से अधिक उत्पादन लेना। वो हम जब ही ले सकते हैं कि जब आधुनिक सिंचाई विधियां इस्तेमाल करेंगे। उनमें मुख्य रूप से दो विधियों का उल्लेख मैं करना चाहूंगा। एक होती है फव्वारा सिंचाई पद्धति और दूसरी होती है टपक सिंचाई, जिसे स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। फव्वारा सिंचाई की हम बात करें तो हम पानी का जो लगाते हैं वो बिल्कुल जैसे बारिश की तरह से हम प्रेशर के द्वारा, पाइप के द्वारा पानी को अपने स्रोत से लाते हैं खेत तक, और फव्वारे के स्प्रिंकलर के द्वारा खेत के ऊपर जो भी सब्जियों की खेती या अपनी गेहूं की खेती, जैसे आने वाला रबी का मौसम आने वाला है, गेहूं की खेती, चने की खेती, इन सभी में बड़ी कारगर सिद्ध होती है ये फव्वारा सिंचाई पद्धति। इसके कई रूप होते हैं, जैसे साधारण रूप से किसानों जो इस्तेमाल करते हैं वो फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर। खासकर मिनी स्प्रिंकलर जो उसका छोटा रूप है वो हम खासकर मुख्य रूप से सब्जियों की खेती में इस्तेमाल करते हैं। और इसका एक बड़ा रूप भी है जिसका रेन गन कहते हैं। रेन गन वो है कि बड़ा फव्वारा है, जैसे आप छोटे छोटे 10 फव्वारे लेते हैं उसकी बजाय आप एक बड़ा रेन गन ले सकते हैं जो करीब करीब एक एकड़ एक रेन गन करीब करीब कवर करती है। अगर पानी की उपलब्धता आपके यहाँ अच्छी है और मोटर आपके यहाँ बड़ी है जिसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है, तब आप रेन गन से सिंचाई कर सकते हैं। जी। इन सारी विधियों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आर्थिक सहायता और आर्थिक अनुदान मिलता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर मनोज इस विषय पर आगे बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, इन्हें ले लेते हैं कार्यक्रम में। नीरज जी ने सवाल भेजा है समस्तीपुर बिहार से, जिसमें वो जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती कैसे करें। साथ ही उनका सवाल ये भी है कि क्या गहरी जुताई की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर अविनाश, आप इन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो नीरज जी के किसान भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती में गहरी जुताई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और चूंकि ये प्राकृतिक खेती की हम बात कर रहे हैं तो इसमें तो जुताई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें हमारे जो देसी केचुए हैं और हमारे जो पौधे हैं वो नेचुरल जुताई खुद ही करते हैं। और अगर हम जुताई करते हैं खेत में, अगर प्राकृतिक खेती की बात करें और जुताई की भी बात करें तो वो प्राकृतिक नहीं रह जाती है। क्योंकि अगर हम जुताई करेंगे प्राकृतिक खेती में तो जो हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं कि देसी केचुए ऊपर आएंगे और सूर्य के प्रकाश के लेवल में आएंगे, तो उसमें ऑक्सीजन का भी लेवल कम होगा और वो 360 डिग्री के टेम्परेचर के कारण वो मर जाएंगे। तो मैं यही बताना चाहूँगा नीरज जी को कि प्राकृतिक खेती में आप बिल्कुल जुताई ना करें, वो क्योंकि प्राकृतिक खेती में बिल्कुल जुताई नहीं करें। दूसरा जो नीरज जी का सवाल है कैसे करें, तो उसके लिए आप अपने संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ के आप रहने वाले हैं, संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग के में जाए और वहाँ डेमो द्वारा जीवामृत, खन जीवामृत, बीजामृत और जो भी कीटनाशक है 10 वर्डी और है, चाहे ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, फफूंदीनाशक है, उसको एक बनाकर डेमो लीजिए और उसको अपने खेतों में प्रयोग करिए। निश्चित रूप से आपके खेतों की जो समस्याएं हैं, जो बंजर होती भूमि हो रही है, वो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। बिल्कुल नीरज जी, उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भेजा है अनुज जी ने बरेली उत्तर प्रदेश से। जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए पात्रता क्या है। जी डॉक्टर मनोज। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए मुख्य रूप से उनके पास एक ज़मीन होनी चाहिए अपने नाम पर, और उनके पास क्षेत्र होना चाहिए जिसमें वो सब्जियों की खेती, चाहे वो फसलों की खेती कर सकें आपके पास। और आपको वो एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भर दीजिए। उसमें अपनी सारी जानकारी, आधार कार्ड लगेगा, अपनी ज़मीन की पूरी जानकारी, आपके पास किस फसल में आप लगाना चाहते हैं उसकी जानकारी, और कौन सा भाग उसका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं। आप जमीन के अंदर पाइप लगा के
इसका हर खेत को पानी पहुंचाना चाहते हैं, या फव्वारा सिंचाई या टपक सिंचाई, या अपने क्षेत्र में अपने रूप में तालाब बनाना चाहते हैं या सामुदायिक रूप से तालाब बनाना चाहते हैं, वो सारी जानकारी आपको उस फॉर्म में भर के देनी होगी जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी को। जी बिल्कुल। तो नीरज जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अविनाश आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने जीवामृत के बारे में बताया, बीजामृत के बारे में हमें बताइए कि इसकी क्या उपयोगिता है और कैसे इसे तैयार किया जाता है। बीजामृत जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि बीज के लिए अमृत। जब हम अपने बीजों को, देसी बीजों को जब हम अपने खेतों में जब उसको बोने के लिए जाते हैं, उससे पहले हमको बीजामृत से अपने बीजों को संशोधित करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। जब हम अपने बीजामृत से अपने बीजों को संशोधित करेंगे तो उस बीजामृत में जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, रोग व्याधियों की जो संख्या है, जो उस कीट नियंत्रण की संख्या है वो बढ़ जाएगी, उसका उत्पादकता ज़्यादा होगा। और बीजामृत जीवामृत की तरह ही है, उसको बनाने के भी सेम प्रोसीजर जीवामृत की तरह ही है। उसमें भी देसी गाय का जो गोबर है वो 5 kg और देसी गाय का जो गोमूत्र है वो भी 5 kg लगता है। और जो पेड़ के नीचे की मिट्टी है वो थोड़ा सा एक मुट्ठी भर ले लेंगे और उसमें जो चना है, बेसन है, इन सब चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा मिला लेंगे और उसको एक ड्रम में इकट्ठा कर लेंगे और मिलाएंगे और उसको केमिकल 2-3 दिन तक छोड़ देंगे। और उसके बाद उस बीजामृत से हम अपने बीज को संशोधित करेंगे। संशोधित करने के बाद उसको हम बोएंगे तो निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ेगी और जो हमारे फसल में लगने वाले रोग व्याधियों कीटों की संख्या है उससे रक्षा होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे किसान समृद्ध होंगे। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं व्हाट्सएप के जरिए जो लगातार सवाल आ रहे हैं। अगला सवाल भेजा है निरंजन जी ने रांची झारखंड से और ये जानना चाहते हैं कि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कहाँ करें, साथ ही इसमें कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। जी निरंजन जी, आपको मुख्य रूप से जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा और उनसे एक फॉर्म मिलेगा। उसमें आपको अपनी ज़मीन की जानकारी, आपकी जानकारी यानी कि आधार कार्ड आपका लगेगा, वो सारी जानकारी देनी पड़ेगी। किस फसलों में आप लगाना चाहते हैं, कितनी बड़ी आपकी क्षेत्रफल है यानी कि आपके खेत का क्षेत्रफल जिसमें आप आधुनिक सिंचाई विधियां या जो भी इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं वो उसकी जानकारी पूरी देनी पड़ेगी। और ये सारा संबंध जो सारे दस्तावेज हैं जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी को देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगला सवाल लेते हैं। बलवंत सिंह जी ने सवाल भेजा है हिमाचल प्रदेश से और ये जानना चाहते हैं कि मेरे पास देसी गाय नहीं है तो क्या मैं प्राकृतिक खेती कर सकता हूँ। डॉक्टर अविनाश जी, बलवंत जी, अगर आपके पास देसी गाय नहीं है तो आप प्राकृतिक खेती में आप सफलता नहीं पा सकते हैं क्योंकि ये जो प्राकृतिक खेती है वो गौ आधारित ही प्राकृतिक खेती है और देसी गाय पर ही आधारित प्राकृतिक खेती है। क्योंकि एक देसी गाय के जो गोबर में है वो 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं और एक देसी गाय से हम 25 से 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। अगर हमारे पास देसी गाय ही नहीं होगी तो हम प्राकृतिक खेती की दिशा की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बलवंत जी, आपको देसी गाय इसके लिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी तरह गौ आधारित देसी गाय पर ही आधारित कृषि है। जी आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मनोज जानना चाहेंगे आपसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। इसके तहत जो तालाब पुराने हैं अगर उनका जीर्णोद्धार करना हो या उनको बेहतर बनाना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। ये आपने बड़ा उचित सवाल किया कि जो पुराने तालाब हैं जिनको हमारे गांव में हमने देखा था कि अपने गांव के बीच में जरूर एक पुराना तालाब होता था जिसमें सारा जिले का और सारे अपने क्षेत्र का पानी आके इकट्ठा होता था। ना केवल पानी वो आपकी खेती में इस्तेमाल होता था, आपके भूमिगत जल को वो देता था नया जीवन। अगर वो धीरे धीरे हमारे ये तालाब खत्म होते गए क्योंकि हमने क्या किया कि जो पानी जो नालियां इनमें पानी ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी उन्हें हमने खराब कर दिया। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि सारी उन नालियों को साफ करना पड़ेगा जिनके द्वारा इस तालाब में पानी आता है जी। उनको साफ करके अगर तालाब में आपके मिट्टी भर गई है तो उसको हटाना पड़ेगा। इसके पुनर्जीवन के लिए जीर्णोद्धार के लिए भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में
सहायता प्रदान होती है। आप अपने जिला कृषि अधिकारी से तुरंत संपर्क करें, जिससे कि जो अगली बारिश हो आपके यहाँ और वो इस तालाब में पानी इकट्ठा हो सके। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि जब ये पानी इकट्ठा हो जाए, आपके तालाब में पानी भर जाए, तो उसे आप एक बैंक की तरह इस्तेमाल करें। यानी कि बैंक में आप जैसे पैसा धीरे धीरे इस्तेमाल करते हैं, तुरंत आप आधुनिक सिंचाई विधियों का इस्तेमाल करें। यानी कि एक बूंद भी पानी जो तालाब में आपने इकट्ठा किया है वो बर्बाद ना होए। आप आधुनिक विधियां, चाहे वो फव्वारा सिंचाई हो, चाहे वो टपक सिंचाई हो, या भूमिगत नाली हो, भूमिगत पाइपलाइन आप इस्तेमाल करें। इस तरह से आप पानी का बचत कर सकते हैं और पानी का उचित इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्राकृतिक खेती के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम प्राकृतिक खेती और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर अविनाश आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखते हुए और रसायन मुक्त खेती की खास तौर पर अगर बात की जाए तो इस क्रम में प्राकृतिक खेती के साथ साथ जैविक खेती की भी बात आती है और किसानों के बीच इसको लेके काफी भ्रम की स्थिति कई बार दिखती है। तो क्या अंतर है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में? जी, प्राकृतिक खेती में, जैविक खेती में तो हम बाहर से गोबर की खाद चाहे कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती का एक सिद्धांत है कि हम इसमें बाहर से भी कोई भी चीज़, चाहे केमिकल हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे हरी खाद हो, चाहे कोई भी, चाहे फसल अवशेष, कोई भी चीज़ हम बाहर से नहीं डाल सकते हैं। यही मेन अंतर है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में। और हम बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा प्राकृतिक खेती की आज का टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा सा हम अंदर जाना चाहेंगे कि कुछ डाटा की हम बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे मिट्टी का, जो हमारे जोतों का आकार है वो 2035 तक हमारे प्रति व्यक्ति जोत का आकार 0.80 पर प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। और इन जोतों का आकार कम हो जाने के कारण जो क्या है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादकता घटेगी और हमारी भूमि बंजर होती जाएगी। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जो दर्शकों के सवाल लगातार आ रहे हैं, ऐसे कुछ सवालों को और कार्यक्रम में शामिल करते हैं। चंदन कुमार जी ने सवाल भेजा है उत्तराखंड से और ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने खेतों में स्प्रिंकलर लगाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे सरकार से कितना अनुदान मिल जाएगा? जी, आपने बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया है चंदन जी। आप अपने पहाड़ी क्षेत्रों में जरूर फव्वारा सिंचाई या स्प्रिंकलर इरिगेशन जिसे कहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप ये ध्यान दें कि आप किस फसल में लगाना चाहते हैं। अगर आप गेहूं चने में लगाना चाहते हैं तो वो साधारण रूप से जो सिंचाई के लिए फव्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो मिनी स्प्रिंकलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी स्प्रिंकलर खासकर सब्जियों की खेती के लिए बहुत उपयोगी है और वो उसमें कम प्रेशर की आवश्यकता होती है। जो साधारण स्प्रिंकलर सिस्टम है या फव्वारा सिंचाई है जिसमें करीब करीब 2 से 2.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर की इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है, जबकि मिनी स्प्रिंकलर में 1 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर की जरूरत पड़ती है। आप
पूछ रहे थे अनुदान की जहां तक बात है कि केंद्र सरकार इसमें करीब 45% अनुदान देती है। इसके अलावा आपको राज्य सरकार से भी अनुदान मिलता है। इसमें इस पे निर्भर करता है कि छोटे और मझोले किसान यानी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, महिला किसान, अनुसूचित जनजाति किसान को अधिक अनुदान की राशि मिलती है। यह सारी जानकारी आपके राज्य के अनुसार या आपके जिले के अनुसार आप अपने जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर ले सकते हैं, लेकिन जरूर इसमें अनुदान आपको मिलता है। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। मनीष जी ने सवाल भेजा है भुवनेश्वर उड़ीसा से। जानना चाहते हैं, इन्होंने लिखा है कि ये अब तक रासायनिक खेती करते आ रहे थे और अब ये प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, लेकिन क्या इससे उत्पादन कम हो जाएगा, क्या करें, जानना चाहते हैं। जी मनीष जी, आपका सवालों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती जब आप शुरू करेंगे तो प्राकृतिक खेती शुरू करने के साथ साथ ही आप एकल मोनोक्रॉपिंग न करिए और डबल क्रॉपिंग करिए और प्राकृतिक कुछ अपने मेन क्रॉप के साथ एक सफसल जरूर लगाइए, क्योंकि जो शुरुआत में 1-2 साल का जो 3 साल का जो डिफरेंस होता है उसमें निश्चित रूप से उत्पादकता प्राकृतिक खेती में कम होती है। लेकिन जब आप सफसली खेती करेंगे तो आपको उत्पादकता प्रभावित नहीं होगी और आपका जो लागत है वो बिल्कुल निकल जाएगा और 2 से 3 साल बाद प्राकृतिक खेती बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब लाभ देगी। और सबसे पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आपसे कि आप प्राकृतिक खेती अगर कर रहे हैं तो आप अपने प्राकृतिक उत्पाद को, प्रोडक्शन को मार्केट में ले जाते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन जरूर करिए, क्योंकि अगर हम कोई भी अगर उपभोक्ता है, चाहे खरीदने वाला कोई भी है, तो वो उसको जानना चाहता है कि आपका जो प्रोडक्शन है वास्तव में रसायन मुक्त है कि नहीं, वास्तव में केमिकल फ्री है कि नहीं। और जब उसको इस चीज़ की गारंटी मिल जाएगी कि नहीं आपका प्रोडक्शन केमिकल फ्री है, तो वो उस पर विश्वास करेगा और आपके जो उत्पाद है उसका 20 से 30% ज़्यादा में उसको खरीदेगा, तो इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो सब प्राकृतिक खेती में बड़े किसानों के लिए खास तौर से मैं ये बताना चाहूँगा कि सर्टिफाइड मार्कर जरूर लीजिए, भारत सरकार से लीजिए, चाहे NOPP द्वारा जो लाइसेंस मिलता है उससे आप सर्टिफिकेशन करिए और इससे आपको 20 से 30% एक्स्ट्रा आमदनी होगी। जी डॉक्टर अविनाश, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस सर्टिफिकेशन की बात आपने की, इसके लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है किसानों को? जी, सर्टिफिकेशन के लिए NPOP भारत सरकार की एक संस्था है। तो सर्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले किसान को अप्लाई करना पड़ेगा संबंधित संस्था में और उसमें किसान का नाम, किसान की खेतों की जहाँ प्राकृतिक खेती करता है उसमें किसान के खेत के अगल बगल जो भी खेत है उससे उसके खेत के जो प्राकृतिक उत्पाद है वो प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं, ये सब देखते हुए वो अप्लाई करेगा, एक मिनिमम शुल्क जमा करेगा। तो उस एरिया के जो भी संबंधित अधिकारी होंगे वहाँ जाएंगे और उनके किसानों के उत्पादों को देखेंगे और उस सब उत्पादों पर अगर वो खरा उतरते हैं तो NPOP द्वारा उनको एक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। और इस लाइसेंस मिलने पे का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि आप अपने जो बड़े किसान काश्तकार हैं अपने उत्पादों को केवल भारत में ही नहीं विदेशों तक भी ले जा सकते हैं। और जो हमारी नाबार्ड संस्था है उससे आपको लोन भी मिल सकता है और जो हमारी भारत सरकार की जो भी हमारी भारत सरकार की जो आ रही हैं ये मतलब जो भी आ रही हैं उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। जी जी, आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि पानी का संरक्षण करना, संचयन करना बेहद ही ज़रूरी है। ऐसे में जो पारंपरिक तौर पर सिंचाई की विधि अपनाई जाती है, जैसे फ्लड इरिगेशन भी हम कहते हैं कि पानी पूरी तरह से बहा दिया जाता है, उसके मुकाबले जब इन आधुनिक पद्धतियों को अपनाते हैं तो कितनी बचत पानी की हो जाती है? और इसके साथ ही किसानों के मन में सवाल ये उठता है कि पानी अगर कम दे रहे हैं तो कहीं उनका जो उत्पादन है वो घट तो नहीं जाएगा? बड़ा उचित सवाल है कि क्यों हम आधुनिक विधियों पे जाएं। हम चर्चा कर रहे थे फवारा सिंचाई की, मैं एक और इसमें विधि जोड़ना चाहूँगा, टपक सिंचाई, जिसमें बूंद बूंद से आप पानी देते हैं, बिल्कुल पौधे की जड़ के पास देते हैं। और अगर हम खुला पानी देते हैं जिसे फ्लड इरिगेशन कहते हैं, उसकी दक्षता करीब 30 से 40% होती है केवल, यानी कि 100 लीटर पानी दिया तो आपका 50 लीटर ही इस्तेमाल में आता है या 40 लीटर ही इस्तेमाल में आता है, बाकी सारा पानी या तो जड़ में चला जाता है या खेत तक पहुंचने में ही बर्बाद हो जाता है। अब
जड़ के नीचे चला जाएगा तो वो पानी काम में नहीं आएगा। खासकर आपने जब अपने उर्वरक डाले होंगे या फर्टिलाइजर डाले होंगे, वो भी उनके साथ घुल के वो जमीन से आपकी जड़ से नीचे चले जाएंगे, वो भी बर्बाद हो जाएंगे और वो प्रदूषण भी क्रिएट करेंगे। यानी कि अगर आपने खुला पानी देना है, उससे अगर आप फव्वारा सिंचाई देंगे तो करीब करीब 80 से 85% दक्षता ला सकते हैं जी। अगर टपक सिंचाई देंगे तो 90% पानी की दक्षता ला सकते हैं। इसके साथ अनदर एक और लाभ है जो है खाद को पानी के साथ लगा सकते हैं, यानी कि घुलनशील खाद बिल्कुल आप पानी में घोल के टपक सिंचाई द्वारा आप बिल्कुल पौधे की जड़ के पास पहुंचा सकते हैं। उससे खाद के कोई भी बचत होती है, यानी कि अगर आप खाद की दक्षता भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप ये देखेंगे कि इन दोनों से न केवल पानी की बचत हुई, आपने जितना पानी पौधे को चाहिए, ज्यादा पानी देने से ज्यादा उत्पादन नहीं होगा, जितना उसे चाहिए, जितना उसका पानी उड़ जा रहा है, यानी कि एवोपोट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, उतना ही हम पानी अगर पौधे को देते रहेंगे, वो संभव केवल आधुनिक विधियों द्वारा ही होता है, ना कि खुला पानी देने में होता है। और जिससे करीब उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और न केवल क्वालिटी बढ़ती है। हमारे डॉक्टर अविनाश ने बताया कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार में अगर दाम अच्छा चाहिए तो आपके उत्पादन की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा आपको बाजार में दाम मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, तो इसी तरह से हमारी बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्राकृतिक खेती के बारे में, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें प्राकृतिक खेती और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में लगातार हमारी बातचीत जारी है। आप भी इस कार्यक्रम में अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए एक सवाल लेते हैं। अंकुर जी ने सवाल भेजा है प्रयागराज से और ये जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती में सिंचाई के लिए कितने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जी अंकुर जी, आपका स्वागत है आपके क्वेश्चन का। प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमको 10% ही सिंचाई का उपयोग जल का उपयोग करते हैं और हम 90% इसमें बचत करते हैं सिंचाई जल की। और सिंचाई जल की बचत करने के साथ साथ हम बिजली की भी बचत करते हैं और हम लागत की भी अपनी बचत करते हैं। तो अंकुर जी, आप सिंचाई जरूर करें प्राकृतिक खेती में, और सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों से थोड़ी दूरी पर सिंचाई करें, क्योंकि पौधों से थोड़ी दूरी पर सिंचाई करेंगे तो आपके पौधों की जो लंबाई है वो बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ेगी तो आपके पौधे के जो तने हैं वो भी बढ़ेंगे, और तने जब मोटे होंगे तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम समृद्ध किसान और समृद्ध भारत की तरफ अग्रसरित होंगे। और हम 10% ही सिंचाई जल का इसमें उपयोग करते हैं। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। गुगराज जी ने पंजाब से सवाल भेजा है, जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती की पद्धति में अगर फसलों को रोग लग जाए तो ऐसे में क्या किया जाए। जी, प्राकृतिक खेती में अगर हमारे फसलों में रोग लग जाते हैं तो इसके लिए भी हमारे जो जैसे हम जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत डालते हैं उसी प्रकार हम बनाते हैं 10 पर्ली अर्घ बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, नीमास्त्र बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग पर जाएं और वहाँ एक डेमो लीजिए बनाकर, और उसको अगर हम अपने फसलों में डालेंगे
तो निश्चित रूप से आपको कोई भी रोग नहीं लगेगा, और जो भी रोग लगेगा वो प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाएगा। उसमें बाहर से कोई भी हमको यूरिया चाहे रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, चाहे कोई भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दसपर्ली अर्क नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र ये सब बहुत ही प्राकृतिक खेती में कारगर हैं। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मनोज आपसे जानना चाहेंगे कि जब टपक सिंचाई या फिर जो स्प्रिंकलर सिंचाई या फव्वारा विधि है इसे अपनाते हैं तो उसमें कई तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे पाइपलाइन हो चाहे तमाम चीज़ें हों, तो इनके रख रखाव के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ज़्यादा समय तक वो इसका इस्तेमाल कर सकें? खासकर जैसे फवारा सिंचाई है, अगर हम फवारा सिंचाई हमारे किसान भाइयों ने इस्तेमाल की और उन्होंने ऐसा लगा रखा है कि अपने खेत में लगाया और जब सिंचाई की ज़रूरत पड़ी तब हमने उसे इस्तेमाल किया और उसे फिर साफ करके अपने कहीं सुरक्षित जगहों पर रख दिया, क्योंकि उसमें चोरी की भी संभावना हो सकती है, कोई कीड़ा या सांप भी उसके अंदर पाइप के अंदर जा सकता है। तो हम ऐसा करें कि जब वो इस्तेमाल करके उसे एक अपने खेत के पास जहाँ भी आप अपना सामान इस्तेमाल करके रखते हैं वहाँ पर उसे सुरक्षित करके रख दें। अगर हम टपक सिंचाई बात करते हैं, चूंकि ये बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, इसमें खासकर देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बूंद बूंद से पानी जाता है। इसमें हम प्रॉपर उसका फिल्टर लगाते हैं, सैंड फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर लगा होता है। अगर पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, यानी कि उसमें कोई रेत आ रही है, तो आपको सैंड फिल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से उस सिस्टम को, जिसमें एक छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जिसे हम लेटरल लाइन कहते हैं, और उसमें इमीटर लगा होता है जहाँ से बूंद बूंद पानी आपकी जड़ तक जाता है। चूंकि बड़े छेद बड़े छोटे होते हैं तो नियमित रूप से उसको फ्लशिंग कर दें। हम फ्लशिंग क्या होता है कि नलियों का आखिरी हिस्सा खोल दें और उसमें केवल पानी को चलाएं, और पानी आप जब चलाएंगे करीब 5 मिनट बाद आप देखेंगे शुरू में कोई मिट्टी सी आ रही है, गंदगी आ रही है, वो सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी और वो फिर उनको दोबारा नलियों को बंद कर दें। इससे आपका बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और ये कितने नियम पे करना है वो आपके क्षेत्र पे निर्भर करेगा कि आपके यहाँ पानी की गुणवत्ता कैसी है, पानी में कितनी मिट्टी आती है, कितनी गंदगी आती है। नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार हमेशा किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि टपक सिंचाई की जो लेटरल लाइन है उन्हें खोलकर फ्लशिंग कर दें। उनके फिल्टर्स को 15 दिन में एक बार खोल के साफ पानी से धो दें, जिससे कि बिल्कुल उनमें फिल्टर बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसमें कहीं भी कोई भी गंदगी आपके खेत में या सिस्टम में नहीं जाएगी। इसलिए और देखभाल करेंगे तो आपका सिस्टम की लाइफ और लंबी होगी। बिल्कुल। तो जाना आपने कि किस तरह से जब आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को आप अपनाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद ही ज़रूरी है ताकि इनका इस्तेमाल आप लंबे समय तक कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान जब खेती करते हैं तो उसमें कीटों के प्रबंधन के कारण भी उनको काफ़ी रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जबकि प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं तो कीटों से बचाव के लिए किसान ऐसा क्या उपाय अपना सकते हैं कि उन्हें रसायनों का इस्तेमाल न करना पड़े? जी, कीटों से बचाव के लिए मेनली जो अभी मैंने चर्चा किया कि दसपर्ली, अर्क, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, इन सब चीज़ों का किसान उपयोग करे, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे बनाकर। और चूँकि एक बार बनाने के बाद इसको 10 से 15-20 दिन तक उपयोग किया जा सकता है। तो और महीने में जब भी आपको लगे कि फल बेधी कीट है चाहे तना चूसक कीट है, तो इन सब चीज़ों में ये कारगर है। और चूँकि प्राकृतिक खेती की बात हो रही है तो प्राकृतिक खेती की बात में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा जो केमिकल फ्री जो उत्पाद है वो होना चाहिए। और किसानों को निश्चित रूप से पहले दूसरे साल तो इसमें थोड़ा सा मतलब परेशानी होगा, इसीलिए हम किसानों को ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि पहले दूसरे साल में मोनोक्रॉपिंग की जगह डबल क्रॉपिंग करिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। और जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा उत्पादन है, उसको बिल्कुल केमिकल फ्री रहे, बाहर से कोई भी केमिकल ना डालिए और उसका जो सर्टिफाइड जो टैगिंग है वो ज़रूर करिए। और इन सब चीज़ों को करने से निश्चित रूप से हमारे किसान को बाज़ार में, मार्केट में अच्छा भाव मिलेगा। और जो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज है और जो हमारी सबसे बड़ी जो हमारा सुधार है वो मिट्टी का होगा, क्योंकि मिट्टी की जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल जो गुण है वो तीनों बढ़ेंगे इससे। और जो हमारी बंजर होती मिट्टी जो है, जो वैश्विक लेवल पे देखा जाए तो आने वाले, अगर हम प्राकृतिक खेती नहीं करेंगे तो आने वाले 10 सालों में हमारे देश की 75% मिट्टी जो है बंजर की तरफ बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और बढ़ती जनसंख्या और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बेहद ही ज़रूरी है मिट्टी की सेहत को बरकरार रखना, उसे और बेहतर बनाना, ताकि
कि लंबे समय तक आप उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। डॉक्टर अविनाश कुमार राय और डॉक्टर मनोज खन्ना, आप दोनों ने इस कार्यक्रम में हमें बहुत अच्छी जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो जाना आज आपने विस्तार से कि किस तरह से प्राकृतिक खेती को आप अपना सकते हैं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बता दें हम हेलो किसान कार्यक्रम का अगला विषय, हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगले विषय होंगे जिस पर विस्तार से कार्यक्रम के दौरान चर्चा की जाएगी वो होगी किसान उत्पादक संगठन। साथ ही बातचीत होगी नींबू के बागों के जीर्णोद्धार के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप भेजना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पहले से दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप कभी भी YouTube चैनल के जरिए देख सकते हैं। तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़े। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे हमारे YouTube पेज से जुड़ जाएंगे जहां पर आपको हेलो किसान के तमाम एपिसोड्स मिल जाएंगे। इसके साथ हेलो किसान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।